तो हमारा शरीर करीब करीब 30 ट्रिलियन कोशिकाएं हैं। 30 ट्रिलियन मतलब कि 1 ट्रिलियन इज 1000 बिलियन एंड 1 बिलियन इज 1000 मिलियन एंड 1 मिलियन मतलब 10 लाख। तो आप समझ सकते हैं कि 1 ट्रिलियन कितना बड़ा नंबर है। तो करीब करीब 30 ट्रिलियन सेल से हमारा शरीर बना हुआ है। और कैंसर की जो उत्पत्ति होती है वो किसी एक पर्टिकुलर सेल से चालू हो जाती है, और जब वो 100 करोड़ सेल हो जाते हैं, यही सेल जो एबनॉर्मल सेल की बात कर रहा हूं या कैंसर सेल की बात कर रहा हूं, जिस दिन वो 100 करोड़ सेल हो जाते हैं, मतलब है कि वो 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर की छोटी सी रसोली के रूप में वो प्रकट होता है, एक छोटी सी गिटान के रूप में प्रकट होता है। तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं उनमें से कोई एक सेल जो है वो सिस्टम के विरुद्ध काम करने लगता है और वो सिस्टम के कंट्रोल में नहीं रहता। आपने देखा होगा कि जो एडवांस जब कैंसर हो जाता है तो उनकी भूख भी कम हो जाती है, क्योंकि वो कैंसर से खाने लगता है उसको, और उनका वजन कम होने लगता है, वो बिल्कुल ऐसे दुबले पतले कंकाल होने लगते हैं, और अल्टीमेटली उसके कारण यदि कैंसर कंट्रोल नहीं होता तो उसके कारण मृत्यु हो जाती है। सर कितने तरह के कैंसर्स हैं? करीब करीब 200 प्रकार के कैंसर्स का ज्ञात है, और 200 के भी बहुत सारे फिर सब क्लासिफिकेशन यदि हम बात करेंगे तो करीब करीब 2000 प्रकार के कैंसर्स हो जाते हैं। और स्टेज 4 जो होती है, जब वो कैंसर वहां से निकलकर दूसरी जगह फैल जाता है, दूसरे अंगों में फेफड़ों में चले जाता है, लंग्स में चले जाता है, हड्डियों में चले जाता है, मस्तिष्क में चला जाता है, ब्रेन में चला जाता है। तो देन वी कॉल इट एज ए स्टेज 4। कैंसर के साथ क्या है कि काफी लंबे समय तक, काफी लेट स्टेजेस तक भी कैंसर इज पेनलेस, वो उसमें दर्द नहीं होता है। सर इतने सालों में आपने क्या रीजन देखा जो कि मेजर वजह है कैंसर होने की? और कैंसर इज अ डिजीज ऑफ लाइफस्टाइल, और पिछले 100 सालों में हमारी लाइफस्टाइल का डिटेरिएशन धीरे धीरे खराब होते जा रहा है। कि जो हुक्का है, एक हुक्का इज इक्विवेलेंट टू प्रैक्टिकली स्मोकिंग 9 सिगरेट्स। टैबेको इज कॉजिंग अराउंड 1/3 कैंसर्स। छोटी उम्र में भी वही कैंसर ज्यादा अभी देखने में आ रहे हैं। मुंह के कैंसर, गले के कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सो मेनी कैंसर्स नाउ वी आर सीइंग एट यंगर एज ग्रुप। नमस्कार दोस्तों, वेब दुनिया हिंदी पर मैं हूं गरिमा मुदगल, और जैसा कि आप जानते हैं कि वेब दुनिया में हम डिफरेंट पॉडकास्ट लेकर आते हैं और विशेषज्ञों से यानी कि एक्सपर्ट से बात करते हैं। आज वेब दुनिया हेल्थकास्ट में हमारे साथ हैं डॉक्टर अरुण अग्रवाल, जो कि एक कैंसर सर्जन हैं और ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया आज। सर ये बताइए कि कैंसर फील्ड में आपको कितने सालों का एक्सपीरियंस है? मेरे को करीब करीब 42 साल हो गए कैंसर फील्ड में। 3 साल में एमएस करने के बाद, इंदौर से एमएस करने के बाद 3 साल में बॉम्बे में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के अंदर पूरी ट्रेनिंग ली मैंने। और उसके बाद से सतत मैं 39, दिस इज माई 39th ईयर इन इंदौर। और जब से मैं इंदौर के अंदर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ कैंसर फील्ड। मैं यही बताना चाहता हूँ कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1985 जब मैं इंदौर आया तो चोइथराम हॉस्पिटल के अंदर आई एस्टैब्लिश अ डिपार्टमेंट ऑफ सर्जिकल ऑन्कोलॉजी। So probably I was the first person in whole of MP who was the first full-time surgical oncologist, मतलब कैंसर सर्जन फर्स्ट टाइम। पहले उसके पहले जनरल सर्जन करा करते थे। ओके सर, ये बताइए कि इतना सालों का वास्ट एक्सपीरियंस आपको है, पर आज आपको क्या लगता है कि जो एक आम जनता है भारत की, उसे कैंसर के बारे में कितनी जानकारी है? कैंसर के बारे में जानकारी अभी तो इंटरनेट इतना आ गया, घर घर में आ गया है। आजकल कैंसर के बारे में अवेयरनेस भी पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ी है। जब हमने प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी आज से 30-35 साल पहले तो बहुत कम लोगों को जानकारी हुआ करती थी। पहले से जानकारियां भी है, लेकिन इसके साथ में मिथ्स भी बहुत सारी हैं, मिथ्याएं भी बहुत सारी कैंसर के बारे में है। और एक भय है, और मन में एक डर भी है, बहुत सारा एक डर है। तो वो डर के कारण क्या होता है कि कई लोग उस बात को ज़्यादा सुनना नहीं चाहते, बात को डिस्कस नहीं करना चाहते, उसके बारे में उस बात को समझना नहीं चाहता। तो हम तो सबको ये बोलते हैं कि कैंसर को समझिए, डोंट बी अफ्रेड ऑफ कैंसर, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट कैंसर इज, बिकॉज इट इज कोई ऐसा कोई छूत की बीमारी नहीं है या कोई भूत नहीं है कि जो आपको आके ग्रसित कर लेगा या आपको, क्योंकि कैंसर और कैंसर से डेथ को लोग कोरिलेट करते हैं कि कैंसर मतलब कैंसर, मतलब लाइफ एक, हाँ बस एक बार कैंसर हुआ तो मतलब खत्म हो गया। बट मैं ये बताना चाहता हूँ सुनने वालों को कि लाखों करोड़ों लोग हैं जो कैंसर से ठीक हो चुके हैं, दे आर क्योर्ड ऑफ कैंसर, हमेशा के लिए कैंसर खत्म हो गया उनका। जी इलाज से। जी, तो जैसे आपने कहा कि कैंसर को समझने की जरूरत है, तो हमें थोड़ा बताइए कि आखिर में कैंसर होता क्या है?
कैंसर बेसिकली हमारे शरीर में जो कोशिकाएं रहती हैं, सेल्स होते हैं जिनको हम कोशिकाएं कहते हैं जी। तो हमारा शरीर करीब करीब 30 ट्रिलियन कोशिकाएं हैं जी। 30 ट्रिलियन मतलब कि 1 ट्रिलियन इज 1000 बिलियन एंड 1 बिलियन इज 1000 मिलियन एंड 1 मिलियन मतलब 10 लाख। जी हाँ। तो आप समझ सकते हैं कि 1 ट्रिलियन कितना बड़ा नंबर है। जी हाँ। तो करीब करीब 30 ट्रिलियन सेल से हमारा शरीर बना हुआ है और कैंसर की जो उत्पत्ति होती है वो किसी एक पर्टिकुलर सेल से चालू हो जाती है। उसके बारे में साइंस पूरा ट्राई कर रही है कि क्यों उस सेल के अंदर, वो सेल नॉर्मली जो सेल्स होते हैं हमारे, वो हमारे शरीर के कंट्रोल में होते हैं, समझस रहता है, आपस में एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग होती है सेल की। लेकिन क्या होता है कि एक सेल ऑटोनोमस हो जाता है, ऑटोक्रेटिक हो जाता है, वो सेल का साइज बढ़ने लगता है, वो सेल के अंदर उसका न्यूक्लियस का साइज बढ़ने लगता है और वो सेल डिवाइड होने लगता है। 1 के 2 होते हैं, 2 के 4 होते हैं, 4 के 8 होते हैं, 8 के 16 होते हैं। और जब वो 100 करोड़ सेल हो जाते हैं, यही सेल जो एबनॉर्मल सेल की बात कर रहा हूं या कैंसर सेल की बात कर रहा हूं, जिस दिन वो 100 करोड़ सेल हो जाते हैं, मतलब है कि वो 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर की छोटी सी रसोली के रूप में वो प्रकट होता है, एक छोटी सी गिटान के रूप में प्रकट होता है जी। और इसका जो एज है, यानी एक सेल से जो 1 सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लिकेशन जो है, हाँ, जो उसका जो मल्टीप्लिकेशन है, इट टेक्स रफली ऑन एन एवरेज अराउंड 7 ईयर्स, 7 साल लगते हैं उसको। तो जब महिला को पहली बार पता लगता है कि यदि ब्रेस्ट में एक छोटी सी गिठान आई, या पुरुष को पता लगता है कि एक छोटी सी, हमको सोनोग्राफी में एक छोटी गिठान दिखी, लिवर में दिखी, पेनक्रियाज में दिखी या फेफड़े में दिखी, कई बार साइंस कोशिश कर रहा है कि उसके पहले उसको पकड़ ले, हाँ, सब क्लिनिकल स्टेज में पकड़ ले जी। तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं उनमें से कोई एक सेल जो है वो सिस्टम के विरुद्ध काम करने लगता है और वो सिस्टम के कंट्रोल में नहीं रहता और अपने आप को मल्टीप्लाई करना, एंड इट बिकम्स लाइक अ पैरासाइट। और वो बॉडी का खाना खाने लगता है। करीब करीब जैसे हम शुगर रहती है, ग्लूकोज रहता है, तो ग्लूकोज हमारा जो एक फ्यूल होता है, तो उसका करीब 200 टाइम्स उसकी एफिनिटी होती है। तो नॉर्मल सेल की जगह वो कैंसर उसको पहले खींचने लगता है। तो दैट्स वाई आपने देखा होगा कि जो एडवांस जब कैंसर हो जाता है तो उनकी भूख भी कम हो जाती है, क्योंकि वो कैंसर से खाने लगता है उसको, और उनका वजन कम होने लगता है, वो बिल्कुल ऐसे दुबले पतले कंकाल होने लगते हैं, और अल्टीमेटली उसके कारण यदि कैंसर कंट्रोल नहीं होता तो उसके कारण मृत्यु हो जाती है। सर, कितने तरह के कैंसर्स हैं? करीब करीब 200 प्रकार के कैंसर्स का ज्ञात है, और 200 के भी बहुत सारे फिर सब क्लासिफिकेशन यदि हम बात करेंगे तो करीब करीब 2000 प्रकार के कैंसर्स हो जाते हैं। लेकिन करीब करीब, एंड इट्स अ वेरी हेट्रोजीनियस डिजीज, यानी 2 सगे भाइयों या 2 सगी बहनों में भी वो कैंसर, एक जैसा कैंसर भी एक जैसा बिहेव नहीं करता है। सो इट इज सो डिफरेंट इन एवरी पर्सन, यू नो। तो किसी चीज के अंदर हम ये लोग ही नहीं सक सकते कि वो इलाज एक जने में कारगर हो रहा है तो कभी कभी वो इलाज दूसरे में उतना कारगर नहीं हो सकता। हाँ। लेकिन अभी ये बताएं कि हम सुनते हैं कैंसर की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, अलग अलग स्टेज पे कैंसर होता है, ये क्या होता है? हम मोटे तौर पे बात करते हैं कि कैंसर टोटल जो प्रकार कैंसर होते हैं 4 प्रकार कैंसर, 4 स्टेजेस होती हैं। स्टेज 1, 2, 3, 4। तो स्टेज 1 मतलब, जैसे यदि मैं ब्रेस्ट कैंसर की बात करूं, कॉमन कैंसर है, महिलाओं को भी समझ में आएगा कि जब 2 सेंटीमीटर की गिठान ब्रेस्ट में होती है, लेस देन 2 सेंटीमीटर, और वो कैंसर बगल में नहीं गया, ग्लैंड में नहीं फैला है, तो दैट इज स्टेज 1। 2 to 5 सेंटीमीटर की यदि गिठान है, 2 to 5 सेंटीमीटर, और बीमारी बगल में नहीं गई है, तो वो स्टेज 2 कहलाता है। कोई भी यदि छोटा भी ट्यूमर है, यदि 1 सेंटीमीटर का भी और बगल में ग्लैंड चला गया है, तो स्टेज 3 हो जाता है वो। या 5 सेंटीमीटर से यदि गिठान बड़ी हो जाती है तो देन दैट बिकम्स स्टेज 3। और स्टेज 4 जो होती है, जब वो कैंसर वहां से निकलकर दूसरी जगह फैल जाता है, दूसरे अंगों में फेफड़ों में चले जाता है, लंग्स में चले जाता है, हड्डियों में चले जाता है, मस्तिष्क में चला जाता है, ब्रेन में चला जाता है, तो देन वी कॉल इट एज अ स्टेज 4। तो जितना वो साइज बढ़ता जाएगा उतने हम चांस दे रहे हैं कि, क्योंकि खून का दौरा तो सतत चल रहा है, जी हाँ। तो वो खून के दौरे से वो कैंसर फैलने लगता है, शरीर के अंदर ही फैलने लगता है। कुछ हाँ। शुरू में वो रीजनल रहता है, जैसे मुंह का कैंसर है तो गले तक आता है, बहुत जल्दी फैलता नहीं है, मुंह के जो गले के कैंसर होते हैं, लेकिन ज्यादा समय के बाद फिर वो खून के जरिए शरीर में फैल जाते हैं, क्योंकि एक बार शरीर में फैलने के बाद मेजोरिटी जो कैंसर होते हैं वो इनक्योरेबल स्टेज में चले जाते हैं। स्टेज 4 जो कैंसर होता है, तो उसको फिर कई बार कंट्रोल कर पाते हैं, लेकिन कई बार जड़ से खत्म नहीं कर पाते हैं।
लेकिन आपकी बात से एक बात मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर मेरे शरीर में कैंसर है या किसी की भी बॉडी में कैंसर गठान फील हो रही है, क्या कारण है कि वो इसे डिले करता है या अवॉइड करता है? क्योंकि देखिए इसके अंदर कई फैक्टर्स हैं, मल्टीपल फैक्टर्स आर देयर व्हाई देयर इज अ डिले इन द डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। जी। फर्स्ट फैक्टर इज इलिटरेसी, लैक ऑफ नॉलेज। नॉलेज ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, तो आदमी उसको इग्नोर करता है ना। नंबर 2 क्या होता है कि कई लोग अपनी हेल्थ के लिए इग्नोर करते हैं, यानी पता लग जाता है कि कोई तकलीफ है लेकिन उनको लगता है कि क्यों हम घर वालों को परेशान करें। अच्छा, कैंसर के अंदर क्या होता है कि एक तो ये जो गिठाने होती हैं नॉर्मली दे आर पेनलेस शुरुआत के अंदर सबसे। अच्छा। हाँ, आज यदि मेरे को दांत के अंदर इन्फेक्शन हुआ तो इतना जोर से थ्रॉबिंग पेन होगा कि मैं इमीडिएटली घंटे 2 घंटे एक दिन भी मैं रुकूंगा नहीं, मैं भागूंगा डॉक्टर के पास। या मुझे एक बाल तोड़ हो गया और मेरे को इन्फेक्शन हो गया तो वैसा थ्रॉबिंग पेन होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कैंसर के साथ क्या है कि काफी लंबे समय तक, काफी लेट स्टेजेस तक भी कैंसर इज पेनलेस, वो उसमें दर्द नहीं होता है। तो जब दर्द नहीं होता है तो उनको लगता है कि कोई तकलीफ ही नहीं है, जिस दिन दर्द होगा अपन देखेंगे। तो लोगों को पता भी लग जाता है, महिलाओं को पता लग जाता है ब्रेस्ट में गिठान है, मुंह में आदमियों को पता लग जाता है कि मुंह में छाला है लेकिन कई बार दर्द नहीं करता है, गले में गिठान आ जाती है, दर्द नहीं करता है, और उसको इग्नोर करते रहते हैं। और फिर तीसरा जो फैक्टर है कि फाइनेंशियल फैक्टर, यदि मैं बताऊंगा तो मेरा खर्चा होगा, मैं डॉक्टर पास जाऊंगा तो डॉक्टर जांच कराएगा, स्कैन कराएगा, ये कराएगा, वो कराएगा, तो कई लोगों को उसके लिए नेगेटिविटी रहती है। कैंसर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है कि अर्ली डायग्नोसिस, पहले तो कैंसर हो ही नहीं, तो उससे बचाने की अपन बात करेंगे इस बारे में। हाँ, और यदि बीमारी है तो उसको हम लोग उसको स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स कहते हैं कि इवन तकलीफ होने के पहले उन स्क्रीनिंग प्रोग्राम से हम कैंसर को या प्री कैंसरस कंडीशन को डायग्नोस कर सकें। प्री कैंसरस कंडीशन वो होती है जो कैंसर के पहले की अवस्था होती है, उसको हम डायग्नोस कर लें। और यदि कोई सिम्टम आता है, जो अपन बात करेंगे उस बारे में भी कि जो अर्ली वार्निंग सिग्नल्स ऑफ कैंसर क्या हैं, तो वो यदि सिग्नल्स आते हैं तो उसके लिए हमको सचेत हो जाना चाहिए और जाके हमको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जी हाँ सर, 0 स्टेज कैंसर क्या टर्म है? 0 स्टेज मतलब सब क्लिनिकल स्टेज, मतलब कैंसर है लेकिन चूंकि अपन ने देखा कि महिला ने देखा कि ब्रेस्ट में कोई गिठान ही नहीं है, या डॉक्टर देख रहा है कि उसको कोई गिठान नहीं है, मतलब कि स्टेज 1 ही नहीं दिख रहा है ना उसको तो। जी हाँ। लेकिन मेमोग्राफी के अंदर एक हमको कुछ वहां पर एक माइक्रो कैल्सिफिकेशन दिख रहा है, या सोनोमेमोग्राफी के अंदर एक हमको वहां पर कुछ सस्पिशियस एरिया दिख रहा है। बट दिस इज कॉल्ड सब क्लिनिकल स्टेज और 0 स्टेज। ना मरीज को कोई तकलीफ है ना हमको कुछ दिख रहा है। लेकिन उसको सोनोग्राफी, मेमोग्राफी, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, पैट स्कैन, ये अलग अलग जो जांचें होती हैं वो जल्दी पकड़ लेता है। या कोई ट्यूमर मार्कर्स होते हैं, जैसे एक प्रोस्टेट कैंसर के अंदर हम लोग करते हैं कि पीएसए, तो पीएसए से पता लग जाता है। या हम स्टूल की एग्जामिनेशन कराते हैं, हम रेगुलरली बोलते हैं कि 35 साल के बाद आदमी को हर साल एक बार स्टूल की एग्जामिनेशन करनी चाहिए। तो स्टूल की एग्जामिनेशन में यदि ऑकल ब्लड दिखा, कुछ खून दिखा, तो देयर इज अ चांस कि दैट कैन बी अ कोलोनिक कैंसर, आंतों का कैंसर हो सकता है। उसके अंदर बहुत सारे कारण हैं, लेकिन वो भी हो सकता है। तो ये सब जो पता लगता है कि जब अर्ली स्टेज में जब पता लग जाता है, अर्ली स्टेज मतलब कि नॉट इवन स्टेज 1, तो देन वी कॉल इट एज अ सब क्लिनिकल स्टेज और 0 स्टेज कैंसर। सर, इतने सालों में आपने क्या रीजन देखा जो कि मेजर वजह है कैंसर होने की? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा सुनने वालों को कि 70% कैंसर जो हैं, 70% कैंसर्स दे आर प्रिवेंटेबल, उनसे हम बच सकते हैं। और कैंसर इज अ डिजीज ऑफ लाइफस्टाइल, और पिछले 100 सालों में हमारी लाइफस्टाइल का डिटेरिएशन धीरे धीरे खराब होते जा रहा है। और ये पिछले 25-30 सालों में तो बिल्कुल हम बहुत तेज गति से बढ़ रहे हैं आगे। जी हाँ। तो जितना हम तेज गति से बढ़ रहे हैं, जितना हम नेचर से दूर जाते जा रहे हैं, हम जितना हम प्रकृति से दूर जाते जा रहे हैं, हम आर्टिफिशियल लाइफ की तरफ जा रहे हैं, जितना हमारा सिविलाइजेशन हो रहा है, तो इट इज अ बिग कॉस्ट। और उसके अंदर हमको बहुत सारी जो क्रॉनिक बीमारियां हैं वो हमको ग्रसित कर रही हैं, जिसमें खान पान भी है, स्ट्रेस भी है, लैक ऑफ स्लीप भी है, एक्सपोजर टू ब्लू लाइट भी है, और उसके अंदर जो हमको खराब आदतें भी हैं हमको, जिसके अंदर टैबेको का यूज है, स्मोकिंग है, अल्कोहल का यूज है, ड्रग्स का यूज है, और प्रिजर्वेटिव्स हैं खाने में, देयर आर मल्टीपल थिंग्स आर देयर, इंसेक्टिसाइड्स का यूज है,
प्लास्टिक्स का यूज है, हर चीज पे हम बहुत लंबी लंबी बात कर सकते हैं। लेकिन ये सब चीजों के कारण हम लोग और सबसे ज्यादा जो कि अंदर स्ट्रेस जो बढ़ गया है, अंदर हम लोग खुश नहीं रह पाते हैं। तो वो आजकल जो एक स्ट्रेस के कारण भी हमारा क्या होता है, इम्यूनिटी लेवल कम हो जाता है, उसके कारण हम बीमार भी ज्यादा पड़ते हैं। हमको कोविड भी उन लोगों को ज्यादा जल्दी उन लोगों को ज्यादा हुआ, उन लोगों को जो जिनका स्ट्रेस लेवल ज्यादा था या क्रॉनिक बीमारियां थी, जिनको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर वगैरह था, या मोटापा ज्यादा था, क्योंकि हमको समय नहीं मिल पाता कि हम हमारे शरीर को देख पाए। तो हम लोग वो भी आजकल यंग लोगों के अंदर भी, बच्चों के अंदर भी हम लोग ओबेसिटी देख रहे हैं, डिसलिपिडीमियाज देख रहे हैं, उनका कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल बिगड़ जाता है उन लोगों को। तो ये सब चीजों के कारण भी कैंसर जो है वो बढ़ जाता है उसके अंदर। इवन कुछ दवाइयां हैं ड्रग इंड्यूस्ड भी है, जो स्टेरॉइड्स का जो यूज हुआ, तो स्टेरॉइड्स के कारण भी हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है। या जिनको एड्स हो जाता है, तो ऑटोइम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम, उसके अंदर भी हमको कैंसर का परसेंटेज बढ़ जाता है। हाँ, और ओवरऑल हमारी उम्र भी बढ़ रही है। तो क्या होता है कि पहले क्या होता था, छोटी उम्र में आदमी की मृत्यु हो जाती थी, तो उतने समय का एक्सपोजर नहीं हो पाता था कि उसको कैंसर हो। जैसे कोई कार्सिनोजन से एक्सपोजर है, उसको इन्वायरमेंट से उसको एक्सपोजर है, यदि वो एक केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहा है, या इज अ स्मोकर, वो स्मोक बीड़ी कर रहा है या टबैको चूई कर रहा है, लेकिन जल्दी यदि उसकी डेथ होगी किसी दूसरे कारण से, तो उसको कैंसर ही नहीं होगा। लेकिन अभी नहीं मिला लाइफ स्पैन। बट जब हम आज से यदि हम 47 की बात करें, जब हम आजाद हुए थे, तो उस टाइम हमारी जो औसत उम्र थी वो 47 साल 50 साल थी। अभी औसत हमारी उम्र हमारी 68-70 तक टच कर गई है। जी हाँ। विमेन लिव आउटलिव मैन, औरतें हमेशा ज्यादा जीती हैं। हाँ, दे आर स्ट्रॉन्गर सेक्स। तो ज्यादा जब लंबी उम्र जब आती है तो उसमें एक्सपोजर भी ज्यादा होता है, तो उसके अंदर भी, इसलिए एल्डरली एज के अंदर भी कैंसर होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। सर, आपने जो कारण बताए उनमें से एक लाइफस्टाइल कारण था, और आपने जैसे बताया कि कोविड भी उन्हें ज्यादा हुआ जिनका स्ट्रेस लेवल ज्यादा था, या कोलेस्ट्रॉल या शुगर था। क्या कैंसर में भी ऐसे कोई और फिजिकल कारण हो सकते हैं कि किसी व्यक्ति को अगर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है या शुगर की प्रॉब्लम है, ऐसे कोई रिलेटेबल इश्यू किसी के साथ हो सकता है कैंसर में? देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स आर देयर। अभी जैसे लास्ट 2-3 ईयर्स से अभी तक मानते थे कि टबैको इज कॉजिंग अराउंड 1/3 कैंसर्स। 1/3 कैंसर्स जो हैं वो सिर्फ तंबाकू के उपयोग से, किसी भी रूप में, चाहे तंबाकू को हम बीड़ी के रूप में लें, स्मोकिंग के रूप में लें, या गुटखे के रूप में लें, या जो लोग खैनी के रूप में यूज करते हैं, या कुछ लोग तंबाकू को मंजन के रूप में यूज करते हैं, या नस्वार के रूप में नाक में उसको करते हैं, या आजकल के जो यंगस्टर्स जो हैं जो ये शीशे के रूप में यूज करते हैं, हुक्के के रूप में, हुक्का बार या शीशा बार। मैं यहाँ यंगस्टर्स जो सुन रहे हैं उनको भी यहाँ सचेत करना चाहता हूँ कि जो हुक्का है, एक हुक्का इज इक्विवेलेंट टू प्रैक्टिकली स्मोकिंग 9 सिगरेट्स। और एक बार हुक्का ले लिया, आजकल क्या हो गया कि बड़े बड़ी पार्टियों में आजकल सरकार काफी बंदिश लगाने की कोशिश कर रही है। पहले तो हुक्का बार भी बहुत इजीली चलते थे। हाँ जी। तो और लोग बाग आजकल वो हुक्का अपने घर में बुला लेते हैं किराए से। सिर्फ फोन करने की जरूरत है, आपकी पार्टी में हुक्का आ जाता है। मैं कई पार्टियों में देखता हूँ इंदौर के अंदर बड़े संभ्रांत परिवारों में, और उनको लगता है कि हुक्का एक बहुत बढ़िया चीज है, एक स्टेटस सिंबल हो गया। बट एक बार आपने हुक्का को मुंह में लगा लिया तो बाय एंड लार्ज दिस पर्सन गेट्स हुक्ड, दैट गर्ल और बॉय गेट्स हुक्ड टू निकोटीन। और जो निकोटीन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उसको कंपेयर करा है LSD और हीरोइन से, कि जैसा आपने LSD या हीरोइन की जो नशीली दवाइयां एक बार आपने ले ली और उससे आपको आप उसके आदी हो जाते हैं, आपको उसके एडिक्शन हो जाता है आपको, वैसा ही स्मोकिंग का है, टबैको का। क्योंकि टबैको जो है निकोटीन है, जैसे आपने उसको एक हुक्के का कश लिया और विदिन 7 सेकेंड्स वो ब्रेन में गया एंड इट रिलीजेस डोपामिन, यू गेट अ सेंस ऑफ रिलीफ, आपको एक सेंस ऑफ वेलबींग आता है जी। तो यहाँ पर भी हमको कॉशन करना पड़ेगा जी। हाँ। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके अंदर, तो मैं ये बताना चाह रहा था कि जो मोटापा है, जो फिजिकल इनएक्टिविटी, डाइट एंड फिजिकल इनएक्टिविटी एंड ओबेसिटी, ये सब लोगों ने इट हैज ओवरटेकन ओवर अल्कोहल, अपना टबैको एज द नंबर 1 कॉज ऑफ कैंसर नाउ। मतलब तंबाकू से ज्यादा नुकसान ओबेसिटी कर रही है। हाँ, 40% अभी जो है 40-45% तक चला गया है अलग अलग स्टडीज में, जिसमें बैड डाइट ईटिंग हैबिट्स वो बहुत खराब हमको इम्पैक्ट कर रहा है, और जिसके अंदर एक इंसुलिन रेजिस्टेंस करके एक चीज होती है। हाँ, जो हम मल्टीपल टाइम्स खाते हैं, क्योंकि हमको ये तो सिखाया जाता है
कि ये खाना और ये नहीं खाना, लेकिन ये कभी भी नहीं सिखाते कोई भी, ना तो स्कूल में सिखाते हैं, ना कॉलेज में सिखाते हैं, ना पेरेंट्स सिखाते हैं, ना टीचर सिखाते हैं, ना इवन डॉक्टर्स, मेजोरिटी डॉक्टर सिखाते हैं कि कब खाना जी। क्योंकि व्हेन यू हैव टू ईट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और आजकल ये हो गया कि सुबह उठते से लेकर रात के सोने तक और लेट रात तक भी लोग बाग नींद के अंदर भी हाथ करा तो हाथ में पैकेट आ जाता है उनके, आजकल जो यंगस्टर्स हैं हाँ। क्योंकि लेट नाइट करते हैं और उससे इंसुलिन रेजिस्टेंस होने लगता है और उससे सारी बीमारियां जो हैं, मदर ऑफ ऑल डिजीजेस इंक्लूडिंग 14 वेराइटीज ऑफ कैंसर, जो कॉमन कैंसर्स हैं जिसमें ब्रेस्ट कैंसर है, आंतों का कैंसर है, दैट इज डायरेक्टली बिकॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। हमारा जो सॉइल है वही खराब हो गया हमारा, क्योंकि क्या होता है एक सीड होता है जो बाहर से आता है विच इज अ कार्सिनोजन, और सॉइल है जो हमारा शरीर है। लेकिन जब यदि सॉइल जिसका ज्यादा खराब होगा तो वहां कैंसर के पनपने की चांसेस ज्यादा हैं। और जिसका सॉइल अच्छा है, जो फिट है, जो बिल्कुल रेगुलर वर्कआउट करता है, जो जंक फूड नहीं खाता है, जो ध्यान रखता है अपने खान पान का भी और सेहत का भी, तो यदि वो सीड उसमें जाएगा भी तो भी उसको कैंसर नहीं होगा। जी हाँ। पर ये कैंसर किस एज में सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा? कैंसर क्या होता है कि बच्चों में भी देखा जाता है, अपने टीनेज ग्रुप में भी देखा जाता है, बड़ी उम्र में भी देखा जाता है। लेकिन देखिए पहले ज्यादा कैंसर हम बड़ी उम्र में देखते थे, ज्यादा 50 साल 60 साल के बाद ज्यादा देखते थे। बट अनफॉर्चुनेटली मैं तो अपने ही पिछले मैंने बताया कि मैं 42 साल से मैं कैंसर फील्ड में हूँ, मैंने अपनी लाइफ में ही देख रहा हूँ कि देयर इज अ शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट। मतलब है कि छोटी उम्र में भी वही कैंसर ज्यादा अभी देखने में आ रहे हैं, मुंह के कैंसर, गले के कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सो मेनी कैंसर नाउ वी आर सीइंग एट यंगर एज ग्रुप। अभी ब्रेस्ट कैंसर में इवन अनमैरिड लड़कियों में भी देख रहा हूं मैं। हाँ, 20 साल 22 साल 25 साल की उम्र में भी देख रहा हूं मैं। मेरी यंगेस्ट पेशेंट जो देखी मैंने वो 16 साल की लड़की में देखा ब्रेस्ट कैंसर मैंने, जो मैंने खुद ऑपरेट करा मैंने उस पेशेंट को जी। जो जस्ट स्कूल से पास करके कॉलेज में गई थी जी। तो ये तो क्या हो रहा है कि बिकॉज ऑफ द बैड लाइफस्टाइल धीरे धीरे क्या हो रहा है कि यदि वो फैक्टर्स हैं। सर बॉडी में ऐसे क्या इंडिकेशन या अलर्ट्स हमें देखने को मिलेंगे कि ये कैंसर के सिम्टम्स हो सकते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसके अंदर हम लोग देयर आर 8 वार्निंग सिग्नल्स ऑफ कैंसर, यानी जो एक इंडिकेट कर देते हैं यदि आदमी सचेत हो, समझदार हो, तो वो उसको यदि वैसा यदि सिग्नल आता है बॉडी में, सिम्टम आता है वैसा, तो वो जाके डॉक्टर को दिखाना चाहिए जी। हाँ। तो इसके अंदर पहला जो हम है कि किसी भी प्रकार की कोई गिठान हो शरीर में, रसौली या गिठान हो, लंप, तो उसको जाके उसको इग्नोर नहीं करें। और जैसे मैंने अभी बताया कि मेजॉरिटी ऑफ द लम्प्स शुरुआत में पेनलेस होते हैं, दर्द नहीं होता है, लेकिन दर्द भी नहीं हो लेकिन फिर भी आप जाके डॉक्टर दिखाएं, क्योंकि जरूर, लेकिन डर नहीं होना चाहिए। जैसे ब्रेस्ट के अंदर यदि हम लम्प्स की बात करें तो 20% लम्प्स आर कैंसरस, नॉट ऑल, 80% और नॉट कैंसरस। तो हर 5 में से एक महिला को ब्रेस्ट में कैंसर निकलेगा यदि गिठान है उसको, लेकिन कैसे पता लगेगा महिला को जब तक वो जाके दिखाएगी नहीं। तो एनी लम्प एनीवेयर इन द बॉडी प्लीज शो टू द डॉक्टर। दूसरा है रक्तस्राव, ब्लीडिंग, खून का आना। तो खून का आना, नाक से खून बहना, ब्रश करते वक्त खून आना हो सकता है, आपके मसूड़ों से खून आ रहा है लेकिन यू हैव टू बी केयरफुल। बलगम में खून आना, उल्टी में खून आना। उल्टी में जो खून आता है वो लाल रंग का नहीं रहता, काले रंग का रहता है, क्योंकि वो एसिड से मिलकर ब्लैक रंग का हो जाता है। जैसे कॉफी कलर है, डार्क ब्लैक कॉफी होती है, वैसा कलर हो जाता है। तो उसका खून आना, या स्टूल में खून आना, पैखाने में खून आना। तो पैखाने में जो खून आता है वो लाल रंग का भी आ सकता है या पैखाना काला भी हो सकता है। यदि ऊपर की तरफ हायर अप यदि ब्लीडिंग हो रही है तो वो नीचे आते आते वो रंग बदल के काला रंग का हो जाता है। तो स्टूल बिल्कुल कई बार ऐसा इवन डामर जैसा हो जाता है, काला रंग का दिखता है। या यूरिन में खून आना, या पीरियड्स के दौरान यदि महिलाओं को या तो एक्सेसिव ब्लीडिंग होना, ज्यादातर एक्सेसिव ब्लीडिंग इज मोर बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंसेस, बट इट कैन बी इवन अ साइन ऑफ कैंसर ऑल्सो। या बिटवीन 2 पीरियड्स यदि ब्लीडिंग हो, या मीनोपॉज के बाद, एक बार माहवारी बंद हो गई और उसके बाद यदि जरा सा भी स्पॉटिंग आए, इवन 1 स्पॉट यू सी इवन आफ्टर, जैसा माहवारी के मीनोपॉज के बाद, तो इमीडिएटली आपको सचेत होना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। या ब्लीडिंग आफ्टर सेक्स, आफ्टर इंटरकोर्स का, तो इवन वो भी देयर इज अ साइन ऑफ, इट कैन बी अ साइन ऑफ कैंसर। हाँ। फिर तीसरा है निगलने में परेशानी। गले में निगलने में यदि परेशानी होती है या तो उसको जाके दिखाएं, क्योंकि नॉर्मल हमको पता है कि हम सूखी चीज खा लेते हैं,
क्या कितनी चीजें खा लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि जो खाने की नली का कैंसर होता है उसमें क्या होता है कि अपन को सूखी चीजों को दिक्कत होती है, तो हमको ज्यादा पानी पीना पड़ता है। तो कई बार आदमी अपना वो स्वभाव बदल लेता है खाने का, तो महीना 2 महीना 3 महीने वो डिले करता रहता है। बट कहीं पर भी आपको लगे कि गले में कुछ अटक रहा है, हाँ, या ठसका सा आ रहा है खाने के बाद, तो जाके डॉक्टर को दिखाएं। राइट। फिर एनी अल्सर एनीवेयर इन द बॉडी जो ठीक नहीं हो रहा है, कोई सा भी छाला, जैसे मुंह में छाला है, हमारे छाले आते हैं नॉर्मली ठीक हो जाते हैं, बट ये छाला 5 दिन 7 दिन 8 दिन चलता रहता है और नहीं ठीक हो रहा, तो जाके डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि मुंह के कैंसर में शुरुआत लक्षण उसका यही है, प्राथमिक लक्षण उसका जो है छाला ही है। और फिर होर्सनेस ऑफ वॉइस, आवाज, हम लोग खराश आना, हम लोग कुछ ठंडी चीज खा लेते हैं, हमको कफ हो जाता है, हम कोई पिकनिक में जाते हैं, खूब चिल्लाते हैं तो हमारी आवाज भारी हो जाती है, लेकिन 2-4 दिन में ठीक हो जाती है। बट इफ दिस होर्सनेस परसिस्ट फॉर मोर देन 5 days 7 days, तो प्लीज शो टू अ डॉक्टर, क्योंकि दिस ऑल्सो ये हमारे खाने अपना स्वरग्रंथि के उसका प्राथमिक लक्षण है जी। और फिर सामान्य दैनिक प्राकृतिक क्रियाओं में कोई बदलाव आए, जैसे हमको पता है कि हम यूरिन, हम रात को एक बार उठते हैं, हम दिन में 5-6 बार यूरिन जाते हैं, हम इस मोशन करते हैं तो पैखाना हमको 1 बार जाते हैं, कभी 2 बार जाते हैं, बट इन क्रियाओं में कोई बदलाव आ जाए, हमको लगे कि पैखाना जाने के बाद फिर से पैखाना आ रहा है, 2nd टाइम 3rd टाइम 4th टाइम बार बार आ रहा है, तो दैट मीन्स कि दैट कैन बी अर्ली वार्निंग सिग्नल ऑफ रेक्टम। तो वहां कोई गिठाना जाती तो शरीर को बार बार ऐसा लगता है कि पैखाना जाना चाहिए उसको, तो दैट इज ऑल्सो वार्निंग साइन ऑफ कैंसर। और इसके बाद जो हमारे तिल रहते हैं, हमारे तिल या मस्से होते हैं, इनमें कोई बदलाव आए, इसका साइज बढ़ने लग जाए, या इसमें स्क्रैचिंग होने लग जाए ज्यादा, या इसमें खून निकलने लग जाए, या इसके आसपास एक ब्लैक हॉलो आ जाए, काले रंग का एक हॉलो आ जाए, तो दैट इज ऑल्सो वार्निंग सिग्नल ऑफ कैंसर। तो दीज आर ऑल अर्ली वार्निंग। और आखिरी के अंदर हमारे इंडिया के अंदर जो हम देखने में आता है कि मुंह का कम खुलना, या मुंह के अंदर लाल पैच या सफेद पैच, व्हाइट पैच, एक छोटा सा डब्बा जैसा मुंह के अंदर सफेद आ जाए या लाल आ जाए, या मुंह कम खुल रहा है, सब म्यूकस फाइब्रोसिस जिसको कहते हैं, तो ये भी अर्ली वार्निंग सिग्नल है ऑफ कैंसर। ये जो लोग सुपारी, पान मसाला या तम्बाकू खाते हैं उन लोगों को ज्यादा होता है। किसी बच्चे की माँ या पिता में या दोनों में अगर कैंसर रहा है तो क्या बच्चे में ज्यादा गुंजाइश है? उसमें कुछ लोगों में ज्यादा गुंजाइश होती है, कुछ जो कैंसर होते हैं वो अनुवांशिक होते हैं। जैसे ब्रेस्ट कैंसर में BRCA1 and 2 जो जीन होती है, तो वो क्या होता है, यदि BRCA1 and 2 यदि माँ को यदि कैंसर है और माँ के अंदर यदि BRCA1 and 2 यदि मिली, तो उसकी बेटी में वो जीन के ट्रांसफर के चांसेस हैं। तो माना उसकी 3 बेटियां हैं, तो जरूरी नहीं कि तीनों बेटियों में जाएगा, हो सकता है 3 में से 1 बेटी को जाए, तो उसका भी आजकल ब्लड एग्जामिनेशन से पता लग गया है, क्योंकि यदि बेटी में यदि चला गया है तो फिर उस बेटी को कैंसर होने की गुंजाइश 80 से 90% हो जाती है, ब्रेस्ट कैंसर होने की गुंजाइश। तो उसके लिए भी आजकल हम लोग प्रिवेंशन के चांस हैं, और उसके अंदर भी हम लोग बोलते हैं कि वो जल्दी शादी करे, जल्दी बच्चा पैदा कर ले, और फिर हम उसकी ओवरी निकाल देते हैं 35 साल के बाद, या दोनों बायलैटरल सबक्यूटेनियस मैस्टेक्टमी करके उसके अंदर इम्प्लांट डाल सकते हैं। तो देयर आर मेथोडोलॉजीज वेयर दैट गर्ल कैन बी सेव्ड फ्रॉम दैट ब्रेस्ट कैंसर। लेकिन अभी रिसर्च हो रहा है कि BRCA1 and 2 में भी यदि हमको पता लग गया, उसमें भी ऐसा कुछ बदलाव कर दे कि उसको कैंसर ही नहीं हो, तो दिस अ नियर पॉसिबिलिटी। सर, कोई एक ऐसी सर्जरी जो आपको अब तक याद हो या जिसका जो अनुभव हो आप कभी न भूल सके हो? ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसके अंदर कई बार टेबल पे लगता है कि टेबल पे इतनी ज्यादा ब्लीडिंग होने लग गई, और इतनी ब्लीडिंग होने लग गई कि हमको लगा कि शायद भी मैं लूज द पेशेंट। मेरे को अभी भी याद है कि चोइथराम हॉस्पिटल के अंदर एक बहुत बड़ा ट्यूमर था नेक के अंदर, और बहुत ही वेस्कुलर ट्यूमर था वो, और इतना वेस्कुलर ट्यूमर था कि हमने सारे उसको 6 ब्लड हो गए, 8 ब्लड हो गए, ब्लीडिंग ही बंद नहीं हो रही उसके यहाँ से। अंदर से जब मैंने ट्यूमर निकाला तो उसके अंदर बेस ऑफ द स्कल के यहाँ से नीचे से अंदर से वो सोर्स ही समझ में नहीं आ रहा था। अल्टीमेटली हमने भगवान का नाम लिया और टिंचर बेंजोइन का एक बड़ा वो लेके अपना जो कपड़े का रहता है, और उसको अंदर उसको पूरा पैक कर दिया, उसको पैक कर दिया पूरा, कि कोई ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही थी, और उसका ब्लड प्रेशर फॉल हो रहा था, और हमको लग गया, और एनेस्थेटिस्ट लग गया कि वी आर गोइंग टू लूज दिस पेशेंट। करीब 45 साल का पेशेंट, आज भी मुझे उसकी शक्ल अच्छी तरह याद है। और वो पेशेंट का हमने फिर पैक कर दिया, और 48 घंटे तक, और फॉर्चुनेटली हमने उसको स्टेबलाइज करा। हमने और भी 2-3-4 मोर उसको 10-12 ब्लड्स देने पड़े हमको, और उसको हमने स्टेबलाइज करा, हमने ICU में रखा,
और फिर बहुत धीरे से जाके फिर से ओटी में ले आके, क्योंकि कपड़ा तो रख नहीं सकते हमेशा के लिए, जी हाँ। और धीरे से निकाला उसको, तो कम से कम उसका 90-95% ब्लीडिंग बंद हो गया, बहुत जरा सी ब्लीडिंग हुई और वो ठीक होके घर चला गया। जी हाँ, जी हाँ। तो ये भी खुशी होती कि कई बार ऐसे केसेस भी आते हैं कि जब कई बार लगता है यू लूज द होप्स ऑल्सो, बट एज आई सेड कि देयर इज अ सुपर पावर, वी ट्राई टू आवर बेस्ट, बट कई बार पेशेंट बिल्कुल ठीक होके जाता है। सर, हमने कारण पे बहुत सारी चर्चा करी, अगर थोड़ा समाधान पे जाएं तो मुझे बताइए कि हमारी लाइफस्टाइल में वो क्या चीज़ें, क्या अच्छी हैबिट्स इंक्लूड होना चाहिए जिससे हम कैंसर से बच सकें। जैसा मैंने शुरुआत में करा था कि 70% कैंसर प्रिवेंटेबल है, तो एक तो लाइफस्टाइल के अंदर, तो एक तो हमको हमारी हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, हमारी एक्सरसाइज हम रेगुलर करें। हमारे तो उसके अंदर जो एक्सरसाइज है तो उसके अंदर वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग बहुत ही सिंपल है, जिसके लिए आपको कोई महंगे जिम की जरूरत नहीं है, जो अपने दिनचर्या में कर सकते हैं। आप फ्लोर एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो इसके अंदर जब मैं एक्सरसाइज की बात करता हूँ, 3 चीज़ों पर अपन को 3 उसके फैसेट्स हैं एक्सरसाइज के। एक कार्डियो वर्कआउट्स हैं जिसके अंदर अपन वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, स्किपिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग ये सब करते हैं। जब हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है, जब हमको गहरी गहरी सांस लेने की जरूरत पड़ती है, तो वो कार्डियो ट्रेनिंग होती है हमारी, वो हमको हेल्प करती है। दूसरा हमारा फ्लेक्सिबिलिटी है, तो जो हम योगा वगैरह जो करते हैं तो वो फ्लेक्सिबिलिटी हमारी जो अलग अलग कोई धीरे धीरे उम्र के साथ हमारे जो जॉइंट्स है वो स्टिफ होने लगते हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी तो हमको रोज करनी चाहिए। और जो कार्डियो ट्रेनिंग है वो हफ्ते में कम से कम 4 से 5 बार करना चाहिए। और जो तीसरा फैसेट है वो मसल स्ट्रेंथ है, जो स्ट्रॉन्ग मसल्स हैं, तो उस मसल स्ट्रेंथ के लिए अगेंस्ट द रेजिस्टेंस हमको करना चाहिए। चाहे वो वेट ट्रेनिंग जो होती है, वेट ट्रेनिंग जो होती है, जो इवन हम शरीर का वेट भी ले सकते हैं। हम शरीर के वेट से भी हमारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, या 1 किलो 2 किलो डंबल से कर सकते हैं। पाँव में हम एंकल वेट कर सकते हैं, या पाँव में रेती की थोड़ी थैली कर लें, हम लेट के भी कर सकते हैं। तो ये मसल जो स्ट्रांग है वो भी बहुत स्ट्रांग मसल्स भी हमको प्रिवेंट करती है बीमारियों से और एक लंबी उम्र की तरफ ले जाती है। जी सर, आपने एक्सरसाइज की बात की, बहुत अच्छी बात है। आपने योग और स्ट्रेचिंग की बात की। इसके अलावा जो हमारा शरीर है, जिस खाने को हम खाते हैं उससे बनता है, तो क्या ऐसे भोजन हो सकते हैं, आहार हो सकते हैं जिनकी मदद से कैंसर से बचा जा सकता है? बिल्कुल बचा जा सकता है। कुछ इसमें आहार है जिससे हमको दूर रहना चाहिए, और कुछ ऐसे आहार है जिसको हमको ज्यादा लेना चाहिए, जिसके अंदर हरी सब्जियां, फल, फ्रूट्स हैं, वो हमको बहुत अच्छे हैं। लेकिन फल फ्रूट्स में यहाँ एक क्वेश्चन कर दूं मैं कि बहुत जो मीठे फ्रूट्स आते हैं और जो साल भर चला करते हैं, उनसे थोड़ा सा दूर रहिए। जो सीजनल नहीं है, जो सीजनल फ्रूट्स हैं वो अच्छे हैं, पेड़ पे पके हुए फ्रूट्स हैं वो ज्यादा अच्छे हैं जी। और होल फ्रूट्स खाइए, फ्रूट का जूस मत पिए, क्योंकि फ्रूट में भी फ्रुक्टोज होता है जो एक टाइप का शुगर होता है जी। और अभी जो क्या होता है कि हमारे जो आजकल इतना शुगर का इंटेक हो गया है, हर चीज में शुगर मिल जाती है। ऑन द टॉप ऑफ दैट जब हम मीठे फ्रूट्स खाते हैं तो ये फ्रुक्टोज हमको क्या होता है, नुकसान करने लगा है आजकल। ये फैटी लिवर करने लगा है हमको, हमारा मोटापा बढ़ाने लगा है ज्यादा फ्रूट इंटेक, हमारा ट्राइग्लिसराइड्स बिगड़ जाता है, हमारा यूरिक एसिड बिगड़ जाता है, तो ये सब चीजें बिगड़ जाती है। तो फ्रूट्स भी लीजिए तो लिमिटेड अमाउंट में लीजिए, और सीजनल फ्रूट लीजिए और होल फ्रूट लीजिए। तो ये सब चीजें, और ग्रीन वेजिटेबल्स तो जितनी ले सकते हैं, जितने ग्रीन्स लीजिए, उसको प्रॉपर धो के खाइए, जैसे कि उसके इंसेक्टिसाइड्स दूर चले जाएं। तो जितने पत्ते हैं, जितने ग्रीन चीजें हैं, वो चीजें अच्छी रहेंगी। जितनी जमीन में जो होती हैं, ट्यूबर्स होते हैं, वो हमको मदद करते हैं, उसमें रेजिस्टेंट स्टार्चेस हो जाते हैं। और ये रेजिस्टेंट स्टार्च भी यदि इसको हम लोग जैसे चावल है, चावल में रेजिस्टेंट स्टार्च होता है, आलू में होता है, अरबी में होता है, जमीकंद में होता है, रतालू में होता है, तो या स्वीट पोटैटो में होता है, जितने भी कंद हैं, हाँ, जितने भी कंद हैं। इसको क्या करिए कि इसको यदि आपको आज खाना है, दोपहर में खाना है, तो एक दिन पहले उसको उबाल लीजिए, या चावल एक दिन पहले बना लीजिए, फ्रिज में रख दीजिए उसको, और अगले दिन उसको गर्म करके खाइए। तो इसमें 30% इसका रेजिस्टेंट स्टार्च बन जाएंगे। तो ये हमारे पेट के लिए बहुत, हमारे गट बैक्टीरियाज के लिए बहुत अच्छे हैं, और हमको ये बहुत फायदा करेंगे। हमको ये भी हमको कैंसर से बचाते हैं यदि हमारे गट बैक्टीरियाज की हम ध्यान दें जी। तो ये रेजिस्टेंट स्टार्चेस आर वेरी गुड फॉर गट बैक्टीरियाज। तो ग्रीन वेजिटेबल्स, ट्यूबर्स, जितने हमारे सीड्स हैं, हाँ। सीड्स हैं वो भी हमको हेल्प करते हैं। और हमको ड्राई फ्रूट्स हैं जो हमारे, हाँ। जिसके अंदर अखरोट हैं, हाँ। बादाम है तो बादाम का छिलका निकाल दीजिए, क्योंकि उसके छिलके के अंदर लेक्टिन्स होते हैं, वो नुकसान करते हैं हमको। और पिस्ता है,
ये हमको बहुत अच्छे हेल्प करते हैं। हमारे जो रेजिन्स हैं, जैसे हमारे किशमिश हैं, इसके अंदर भी मुनक्का है, ये भी हमको फायदा करता है क्योंकि इसके अंदर सॉल्युबल फाइबर है, वो भी हमारे गट बैक्टीरिया के लिए बहुत फायदा करते हैं जी। तो ये सब चीजें हमको हेल्प करती हैं जी। थोड़ा सा काजू और मूंगफली से बचें क्योंकि उसके अंदर लेक्टिन्स होते हैं। सो डॉक्टर अरुण अग्रवाल, आज कैंसर जैसे इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हमारे साथ इतनी विस्तृत चर्चा करने के लिए और हमारे इतने सारे सवालों के जवाब देने के लिए मैं बहुत थैंक यू बोलती हूँ आपको, और वेब दुनिया में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं सारे सुनने वालों को एक ही बात बोलूंगा कि आप खुद अपना डॉक्टर बने, कैंसर से बचने की कोशिश करिए और इन बातों का ध्यान रखिए जो मैंने आपको बताया है, तो जरूर आपको कैंसर नहीं होगा और एक लंबी आयु को आप प्राप्त करेंगे और एक फिट रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।